वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। वी ऑलरेडी स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है हमारा कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक वेटेज वाली यूनिट है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो पार्ट ज़रूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें ताकि उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की जो क्लास है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस टॉपिक में से आपको जो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स सब में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इसमें से हर बार क्वेश्चंस आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स ऑल्सो। ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, एंड पीजीटी कॉमर्स में भी ये टॉपिक जो है वो हमारा कॉमन टॉपिक है। तो जो लोग पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा, वर्किंग का मतलब होता है रनिंग। वो पैसा जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, मतलब बिजनेस की स्मूथ रनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। अब उस पैसे को क्या करना है? हमें मैनेज करना है। मैनेज का मतलब उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। हम बाकी फंक्शंस को हटा दें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो हम करेंगे। मतलब उस पैसे की मैनेजमेंट करना जो पैसा हमारे सर्कुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। अब मान लो एक बार आपने एसेट लगा दी, ठीक है भाई, आपने प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, फिक्सचर खरीद लिया, टूल खरीद लिए, ठीक है भाई, एक बार आपने पैसा लगा दिया, दैट्स इट। अब इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें खर्चे चाहिए। ठीक है भाई, आपने घर खरीद लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फर्नीचर डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सारी जो चीज़ें हैं ज़रूरत की चीज़ें वो आपने डाल दी। बट घर चलाने के लिए आपको डेली की लाइफ के लिए भी पैसा चाहिए भाई। आपको दूध है, बिस्किट है, नमकीन है, इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा चाहिए। ऐसा ही बिजनेस है। बिजनेस में मान लो एक बार आपने सामान ला के रख दिया, बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा भी आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे आपको देने पड़ेंगे। जैसे लाइटिंग का खर्चा है, ठीक है, और आपका रेंट है, और ये आपका जो छोटे मोटे खर्चे हैं, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है, इसकी मेंटेनेंस है, उसकी मेंटेनेंस है, ये खर्चे तो आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, आपको मंथली बेसिस पे करने पड़ेंगे। ये तो आपके हो नहीं होने, चाहे बिजनेस चलो चाहे बिजनेस मत चलो। अब बिजनेस को एफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल जो टर्म आती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए आती है। वर्किंग कैपिटल कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आती है। तो वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म ओनली। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्या क्या टर्म बताई थी? कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने टर्म बताई थी कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म के लिए टर्म होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्लांट खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, कोई फिक्सर खरीद लिया, एसेट्स खरीद ली, ठीक है। उसके बाद आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो हमारे डे टू डे खर्चे हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसी खर्चे को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। वही जो खर्चा है वही चीजें हमें यहां पर क्या करनी पड़ेंगी? वर्किंग कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का मैं सिंपल मतलब पूछूं तो क्या होता है? हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई हमसे नॉर्मल पर्सन भी पूछे तो हमारे माइंड में, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बहुत सटीक आंसर है, बहुत सिंपल वे में आंसर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? यू हैव टू मैनेज द करंट एसेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। हमें क्या करना है? करंट एसेट्स को मैनेज करना है। किसके लिए? करंट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए, या करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। करंट एसेट से हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम खाली कैश की बात नहीं करेंगे, हम और भी चीजों की बात करेंगे। तो हम जितने भी करंट एसेट्स हैं हम सब की बात करेंगे। तो कैश इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाली जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे पास जितनी भी करंट एसेट्स है उन सबको मैनेज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। सो वी कैन से वर्किंग कैपिटल इज नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हमारा बिजनेस है, डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी,
क्योंकि हम करंट एसेट्स को ही मैनेज करेंगे, करंट लायबिलिटी को तो मैनेज करेंगे नहीं। करंट लायबिलिटी को क्या क्या मैनेज करोगे, उससे पेमेंट थोड़ी करनी है आपको। पेमेंट किससे करोगे, करंट एसेट से करोगे। अब आपको करंट एसेट्स ही मैनेज करनी है कि भैया कितनी एसेट्स आप लगाओगे, कितना आपके पास स्टॉक होना चाहिए, कितनी आपके पास बाकी की चीजें होनी चाहिए, ताकि आप स्मूथली करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सको। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, वो एसेट जो एक साल के अंदर अंदर आपको यूज करनी है, वो लायबिलिटी जिनकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर आपको करनी है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक चीज है कि मतलब वर्किंग वो कैपिटल जो वर्किंग एफिशिएंसी को मेंटेन करेगी। मतलब बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए आपको वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब आपने पैसा तो लगा दिया, बिल्डिंग खरीद लिया आपने, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आप नहीं कर पा रहे हो, स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे, तो बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे आप, राइट। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि हम अपने बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहां पर हमारा मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ फंड नीड फॉर द मीटिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न। मतलब एक बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं या जो शॉर्ट टर्म हमारे अफेयर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेंगे। वो फंड जो हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल देते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों, क्योंकि पैसा एक जगह नहीं रुकेगा, पैसा आएगा भाई, किसी ने मेरे को पेमेंट करी, मैं क्या करूंगा, किसी और को पेमेंट करूंगा, वो किसी और को पेमेंट करेगा, तो ये पैसा हमारा घूम फिर के चलता रहेगा। भाई मैंने अपना सामान बेचा, मेरे पास पैसा आया, मैंने आपको पेमेंट कर लिया, आपने कहीं पे और पैसा पेमेंट कर लिया। भाई मेरे पास पैसा था, मैंने रॉ मटेरियल खरीद दिया, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड, फिनिश गुड से मेरा इस तरीके से मेरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी। मैं फिर अपना सामान बेचूंगा। सामान मैं दो तरीके से बेचूंगा, या तो मैं कैश पे बेचूंगा या मैं क्रेडिट पे बेचूंगा। कैश पे बेचूंगा तो इमीडिएट कैश आ जाएगा, और अगर क्रेडिट पे बेचूंगा तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। भाई मैंने क्रेडिट पे सामान बेच दिया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो ये जो कैश टू कैश साइकिल होती है, इसी कैश टू कैश साइकिल को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक बिजनेस है जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल 2 मंथ की है, एक बिजनेस है जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल 3 मंथ की है, राइट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि एक साल में ये कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, 6 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और ये 4 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो यहां पर हमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मतलब ये साइकिल होती है कि भाई कितने टाइम में हमारा रॉ मटेरियल आया। मान लो मेरा 20 दिन में रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, फिनिश गुड से फिर आपका सेल होने में टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज सामान बना और कल ग्राहक जो है कस्टमर आपका बाहर खड़ा बोला भैया लाओ दे दो, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपका जो प्रोडक्शन है उसमें पूरा प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है, प्रोडक्शन के बाद सेल होने में टाइम लगता है। मतलब आपने जो वो अपने एजेंट को दिया, एजेंट ने होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर जो वो आगे अपना कस्टमर को देगा, फिर कस्टमर उनको पेमेंट करेगा, फिर वो आपको पेमेंट करेंगे। तो ये इस तरीके से सिस्टम हमारा चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा सिस्टम है वो आपका बिजनेस में हमारा चलता है। देखो हार्ड कैश में कभी भी बिजनेस नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि मैंने सामान बेचा और मुझे कैश मिल गया। ना तो हम किसी को हार्ड कैश देते हैं और ना ही कोई हमें हार्ड कैश देता है। भाई हमारा जो सप्लायर है वो हमें क्रेडिट पे दे रहा है, तो कस्टमर भी हमसे क्रेडिट पे ही मांगेगा, राइट। तो ये चीजें मतलब हमारी यहाँ पर रहती हैं। अच्छा, जब भी हम देखो बात करें तो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी चीजें आती हैं कि बिजनेस में हम क्रेडिट पे सामान दें ना दें, हम कैसे मैनेज करें। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बिजनेस मेरा नया है तो ऑब्वियसली की बात है, मैं आपको जो है कैश में ही ज़्यादा फोकस करूंगा, और मैं कस्टमर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे नहीं पता कि भाई सामने वाला कस्टमर कैसा है, आपको भी नहीं पता कि भाई सामने वाली कंपनी कैसी है। पता चले भाई कंपनी फ्रॉड कर जाए या पता चले कस्टमर ही फ्रॉड कर जाए, तो मैं इतनी जल्दी तो उधारी पे नहीं दे सकता ना। अब मान लो मैं फर्स्ट डे आया हूँ, आपसे मांगने लग जाओ 10,000 रुपये दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे। या आप मेरे से 10,000 रुपये मांगने लग जाओ, मैं दूंगा? मैं बोलूंगा अरे यार 2 घंटे तो मैं जाने हुए नहीं, फिर मैं तो पैसे मांग रहे यार। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस की कंडीशन में भी होता है। ठीक है भाई, आप 2-4 बार 4-6 बार मतलब हम लोग जुड़ेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है भाई, मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाएगा, मुझे पता चल जाएगा भाई आप किस टाइप के पर्सन हो, तो आगे हम ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म एसेट से ही रिलेटेड होता है। ये चीज ध्यान रखना कि वर्किंग कैपिटल हमेशा शॉर्ट टर्म से रिलेटेड ही होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हमारा कैपिटल बजटिंग रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को हम मैनेज करते हैं अपनी जो करंट लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करने के लिए, और ताकि हमारे जो नियर बाय जो लाइबिलिटी है वो हम टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट जो वो करते रहें। अगर हम लाइबिलिटी को टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर एक नेगेटिव क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर आ जाएगा। आज हमारी शॉर्ट टर्म है, कल को वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी। अभी पहले की डेट क्लियर नहीं हो तब तक हमारी और लाइबिलिटी हो गई, तो वो लाइबिलिटी हमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब हो सकता है कि उसके लिए हमें और लोन लेना पड़े। अब लोन किस लिए ले रहे हैं, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, इधर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। कैसे करोगे बिजनेस में एक्सपेंशन ग्रोथ, अब नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो लाइबिलिटी है वो तो पूरी नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बिजनेस की कंडीशन है धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बाकी खर्चे रोकेंगे, बाकी उनकी पहले की पेमेंट करेंगे। ठीक है। अब हो सकता है कि हम स्टाफ की सैलरी रोक दें, या हम बाकी की जो चीजें हैं वो रोक दें। अब इधर हम बिजनेस के खर्चे कम नहीं कर रहे, उधर लाइबिलिटी अब कैसे पे करोगे। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए आपको टाइम टू टाइम कैश को मैनेज करना या रिलेटेड जो चीजें हैं उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब लोग कहते हैं भाई इन्वेंट्री होनी चाहिए, इन्वेंट्री हमें अपने पास रखनी पड़ेंगे। इन्वेंट्री रखो तब भी हमें सोचना पड़ता है, ना रखो तब भी हमें सोचना पड़ता है। ऐसा क्यों भाई। अगर एक चीज बताओ कि अगर इन्वेंट्री मेरी 3 महीने पड़ी रही, सिंपल सी बात बताना, अगर इन्वेंट्री मेरी 3 महीने पड़ी रही, इसका मतलब क्या कि 3 महीने का मेरा फंड ब्लॉक रहा। वो रेंट मैंने गोडाउन रेंट पे लिया, उसके लिए मैंने सारा स्टाफ रखा, लाइटिंग वगैरह का खर्चा, इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा, वो सारा मेरा बेकार गया। इससे अच्छा तो मैं नहीं बना था भाई। 3 महीने तक हो सकता है कि मेरा फंड भी ब्लॉक हो गया, अब उस पैसे को मैं कहीं दूसरे का यूज़ कर सकता था। लेकिन अगर नहीं रखूंगा तब भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मार्केट में मान लो कोई अपॉर्चुनिटी है, इन्वेंट्री नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ से सप्लाई करूँगा। तो मुझे अप्रोप्रिएट लेवल मुझे सोचना पड़ेगा। वहाँ पे वही चीज़ें मेरी यहाँ पर रहेंगी कि कितना मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मेरी बाकी फंक्शनिंग भी चलती रहे। और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस मैनेजर के लिए, क्योंकि आप डे टू डे ऑपरेशंस के आप अगर ये चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आगे के लिए आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। या कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी इज नोन एज, या वर्किंग कैपिटल मींस excess of current liability over the current assets, excess of cost over the profit, या देश ओवर द देश। तो आपको ये टर्म याद रखनी है। यहां पर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की ही बात करेंगे, बाकी प्रॉफिट कॉस्ट इन सब चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। तो अगर करंट एसेट्स ज़्यादा होती है हमारी करंट लाइबिलिटी से तो ही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। अगर हमारी करंट लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है करंट एसेट्स से तो हम क्या बोलेंगे उसको, वर्किंग कैपिटल तो वो भी होगी लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने करंट एसेट्स में अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे। किस चीज के लिए, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक है। ये हमारा जो बिजनेस में हमारी जो फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारा जो पैसा है वो कन्वर्ट होता रहता है। जैसे आज मेरे पास पैसा है, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया, उसको मैंने कंफर्म कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस से मेरा जो मटेरियल है वो दूसरी उसमें चला गया। ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड में, फिनिश गुड से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मेरा चेंज होता रहता है। मेरे पास पैसा आया, मैंने आपको सैलरी दे दी, ठीक है, वो मेरा पैसा मेरा वहाँ चला गया, एक लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, आपके यहाँ से पैसा आया। इस तरीके से मैं और भी कई सारे, जैसे मैंने रेंट दे दिया या और कोई मैंने खर्चा कर दिया, तो इस तरीके से ये जो पैसा है वो मेरा सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैश टू इन्वेंट्री या कैश टू कैश साइकिल भी मैं इसको कह देता हूं कि इससे मेरा कैश टू इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टू कैश मेरा चलता है। इन्वेंट्री को मैं किस में बदलूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड में, और फिनिश गुड को रिसीवेबल में, और रिसीवेबल से फिर मेरा कैश आ जाएगा। रिसीवेबल का क्या पंगा है हमारा, रिसीवेबल मतलब उधारी, रिसीवेबल मतलब उधारी। रिसीवेबल होता ही तब है जब हम कोई सामान क्रेडिट पे देते हैं। अगर क्रेडिट पे सामान हम नहीं दे रहे हैं तो हम रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो वाली कहानी यहाँ पे। ठीक है। हम कब देते हैं, जब हमने कोई सामान क्रेडिट पे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से मेरी जो साइकिल है वो उस तरीके से मेरा चलता रहेगा, और इसी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब मान लो सारे पैसे का मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास जिस जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, उस तरह उस हिसाब से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। अब सारा पैसा मैं रॉ मटेरियल में लगा दूंगा तो स्टाफ को सैलरी कहाँ से दूंगा, और सारा पैसा मैं स्टाफ की सैलरी में ही नहीं बांट सकता हूँ, मुझे बाकी के खर्चे भी करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, भैया कितने पैसे का मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है,
कितना पैसा मैं क्रेडिट पे दूंगा और कितना पैसे का मैं जो कैश अपने पास रखना पड़ेगा। मुझे इन्वेंट्री भी खरीदनी पड़ेगी, मुझे रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, और मुझे जो है वो अपने जो कैश है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब मान लो कल को कोई स्टाफ आ गया भैया, उसको कोई इमरजेंसी आ गई, उसको भी पैसे देने, जो डे टू डे मतलब जो पैसे हैं जो खर्चे हो रहे भाई डे टू डे उसमें बिजनेस में, उसके लिए भी पैसा चाहिए मुझे। अब मान लो किसी सप्लायर को पेमेंट करनी, सप्लायर ने बोल दिया भाई पेमेंट दो, अब मैं उसको ये थोड़ी बोल सकता हूँ मेरी पेमेंट आएगी तब तब मैं आपको दूंगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको ये भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया मतलब जो है कि भैया आप बाद में ले जाना, ऐसा नहीं होता। जिसके जिस टाइम पे पेमेंट है उस टाइम पे आपको पेमेंट ड्यू रखनी पड़े। इसी चीज को तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। भैया अगर आप यही चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप ये कह रहे हो भैया 30 तारीख को आना, 1 तारीख को आना, 5 तारीख को आना, उस दिन मेरा पैसा आएगा, उस दिन मेरा पैसा आएगा। भाई एक बार किसी का पैसा फंसा लोगे, अगली बार बंदा बोल देगा भैया डील कैंसिल, पैसा दो तब बात करेंगे। ठीक है, तो यही चीजें हमारे पास इसमें आ जाती हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करा और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेजेस की पेमेंट करने के लिए, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट करने के लिए हमें जो वो पैसा चाहिए, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। ये हमारा कॉन्स्टेंटली हमारे बिजनेस में मूव करता रहता है, ऐसा नहीं है। देखो इसकी रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, कल कुछ और है, मतलब डे टू डे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। हो सकता है किसी दिन हमारा 10,000 रुपये खर्चा हो जाता, हो सकता है किसी दिन हमारा 500 रुपये का खर्च भी ना होता हो। तो ये हमारा डे टू डे मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई इस दिन हमारा, अगर हम अपने आप से भी देखें तो हो सकता है किसी दिन हम 2,000 रुपये भी खर्च कर देते हैं, किसी दिन हम 10,000 भी खर्च कर देते हैं, और किसी दिन हमारे 100 रुपये भी खर्च नहीं होते। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारा डे टू डे ऑपरेशन किस तरीके का है, किस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारे बिजनेस में चल रही हैं। अगर कोई बड़ी पेमेंट करनी है तो हो सकता है उस दिन लाखों में पेमेंट हो जाए। अब हो सकता है किसी दिन आपकी पेमेंट आ गई तो आपकी मतलब जेब भर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसेस को मेंटेन करना है, जैसे पैसा आ रहा है उस हिसाब से अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप मेंटेन करो। आप ऐसे ना समझें कि आज मेरे पास पैसा हो गया तो आज तो मैं अंबानी को भी खरीद सकता हूँ, आपको ऐसा नहीं समझना है। आपको जो अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटी वाइज अपना देखना है कि भाई किसकी क्या प्रायोरिटी है, किसको मुझे पहले पेमेंट करनी है, किसको मुझे बाद में पेमेंट करनी है, ताकि मुझे सब चीज़ें मेरी टाइम पे पेमेंट होती रहे। कोई भी बंदा आके मुझे ये ना बोले कि सर मेरी पेमेंट ड्यू है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में आपकी लिक्विडिटी का आपको ध्यान रखना है, सॉल्वेंसी का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट वर्दीनेस का आपको ध्यान रखना है, और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस का भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ टर्म है। लिक्विडिटी का मतलब, हाँ बच्चे, लिक्विडिटी मतलब पैसा। आपके पास हार्डकोर पैसा कितना है, मतलब लिक्विड एसेट्स कितनी है आप, वो लिक्विडिटी मींस कैश कन्वर्जन पावर ऑफ एसेट। आप किसी एसेट को हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। बिजनेस में लिक्विडिटी होनी चाहिए कि मान लो बिजनेस में कब कहां पर कौन सी इमरजेंसी आ जाए ये आपको नहीं पता होता, तो आपको ऐसी एसेट में पैसा हमेशा लगा के रखना चाहिए ताकि आप अगर इमरजेंसी है तो जल्दी से आप अपना पैसा सिक्योरिटी भेज दो, आपके पास पैसा आ जाए। ऐसा भी आपको मेंटेन करना है। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब पे ऑफ कैपेसिटी, कि हाउ मच वी आर कैपेबल फॉर पेइंग ऑफ डेट। अगर हम कैपेबल नहीं हैं पे ऑफ करने के लिए तो हम क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। वर्किंग कैपिटल से आपकी सॉल्वेंसी का पता चलता है। अगर आप वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर सॉल्वेंट इनफ टू पे ऑफ योर डेट। अगर आप वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंसॉल्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है, भाई आपके नाम से कोई उधारी देगा, आपने बोल दिया सर मेरा नाम ले देना, पता चला उसने बोला भैया 500 रुपये और दे जाओ उनके। ठीक है, तो क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे नाम से जाके ले लेना, तो भाई मेरा नाम है मार्केट में, तभी भाई मेरे नाम से जाके मतलब जो वो मिलेगा। ठीक है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है भाई, अगर आपने ऐसी रेपुटेशन कमा रखी है कि भैया कोई आपके नाम से उधारी देने से तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में। आप एक बार सामान लेने के बाद पैसा नहीं देते हो। ठीक है भाई, आप कस्टमर आपसे एक बार सामान खरीद लेगा, आगे बार बार थोड़ी खरीदेगा फिर वो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये किससे पता चलेगा, वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि ये जो रेपुटेशन है ओवरनाइट नहीं बनती है, ये रेपुटेशन आपको धीरे धीरे बनानी पड़ती है, और इस रेपुटेशन का हमारे लॉन्ग टाइम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। भाई हमें लगता है कि भाई हम, अब एक चीज ये बताओ कि आज मैं आपसे जिस तरीके से बिहेव कर रहा हूं या आप मेरे से जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, भाई अगर आप मेरे कस्टमर हैं या हम
बिजनेस में कोई डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस हिसाब से मतलब हम कितने दूर तक जाएंगे ये हमारे इसी कन्वर्सेशन पे डिपेंड करेगा। हाउ ट्रस्टवर्दी यू आर एंड हाउ ट्रस्टवर्दी आई एम, दैट डिपेंड हाउ लॉन्ग वी कैन गो टुगेदर, ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। रेपुटेशन किस पे बनेगी? वर्किंग कैपिटल पे। आप धीरे धीरे सारी चीजें मेंटेन करते रहो। इंप्लॉई है उसको आप टाइम पे पेमेंट करते रहो, कस्टमर है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दो, सोसाइटी है उसके लिए खर्चा आप करते रहो, और बाकी जो खर्चे हैं सप्लायर है और इन सब चीज़ों को आप टाइम पे पेमेंट करते रहो। क्या दिक्कत है? किसी के माइंड में भी कोई भी आप नेगेटिव फीलिंग आप लेके ही मत आओ। डेफिनेटली आपकी जो गुडविल है वो बढ़ेगी, आपकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी। अगर आपने इंप्लॉय को चीट कर दिया, वो 10 लोगों को बताएगा भाई कंपनी पागल है, पागल बनाती है, पैसे नहीं देती। कस्टमर को चीट कर दिया, कस्टमर मना कर देगा भाई इसका सामान मत खरीदना, नेगेटिव कमेंट कर देगा आपके बारे में। तो इससे क्या है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे बिजनेस के लिए बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, बिजनेस में कैश डिस्काउंट और फैसिलिटी वगैरह ये सब चीजें हम किस तरीके से दे पाते हैं, वो उन सब चीज़ों पे भी हमारा डिपेंड करता है कि भाई हम अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो हमें कई बार हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है, हम बल्क में सामान खरीद लेते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारी डे टू डे जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस हिसाब से चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत क्या होती है, ये ऑलमोस्ट हम चीज़ देख चुके हैं। क्या? टू मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इट विच टर्न द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। मान लो आपने कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पा रही ढंग से। भाई पैसा रहेगा तो आप रॉ मटेरियल की सप्लाई ढंग से कर पाओगे, रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन कर पाओगे, प्रोडक्शन रहेगा तो आप आगे की चीज़ें कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, और जो आपके जो वेजेस सैलरी वगैरह जो छोटे मोटे आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, इनके लिए भी क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, ठीक है। अब वो आप सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो आपने खरीद दी, लेकिन उसके लिए भी तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एसी लगवा लिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, लाइटिंग लगवा ली, उसका खर्चा भी देना पड़ेगा, स्टाफ रख लिया, उसका खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, भैया आपने कोई चीज़ आपने मान लो कोई रखी है तो उसका मेंटेनेंस तो आपको करनी पड़ेगी। फिक्स एसेट्स को रन करने के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। मान लो कंप्यूटर है, उसको आपने खरीद लिया, एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, पेपर चाहिए, इंक चाहिए, इस सब के लिए तो पैसा चाहिए। वो आप कहाँ से करोगे? वर्किंग कैपिटल से करोगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू एनहांस द गुडविल, मतलब एक हेल्दी लेवल की आपको जो है वो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए अगर आपको गुडविल अपनी मेंटेन करनी है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है बिजनेस की रेपुटेशन बनाएगा, और आप टाइमली क्रेडिटर वगैरह जो है उस पर आप सही तरीके से आप सप्लायर को पेमेंट करते रहो। क्रेडिटर मतलब जो है आपके जितने भी क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो बंदे जिनको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो डेटर्स वो जो हमें पेमेंट करेंगे, ठीक है। हम अपने क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट करते रहे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको, आपने मुझे सामान दिया, मैं अपने टाइम पे पेमेंट कर दूं, आपकी भी गुडविल बनी रहेगी, मेरी भी गुडविल बनी रहेगी। मेरे माइंड में आपको लेके अच्छी रेपुटेशन रहेगी, भाई टाइम पे मैंने गुड्स मांगे, टाइम पे दे दिए। आपको ये रहेगा भाई टाइम पे मेरी पेमेंट आती है, तो भाई क्या दिक्कत है, टाइम पे सप्लाई करोगे आप भी और मैं भी, हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या है कि हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल भी हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा पैसा उठा के हमने वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, ये सोच के कि भाई वर्किंग कैपिटल रहेगी तो हमारा गुडविल बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वो भी बेकार है। हम कहते हैं भाई खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए बेकार रहता है, ठीक है। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो वो हमारे लिए बेकार है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पड़ा है हमारे बिजनेस में तो वो भी बेकार है। हम ये सोच के पड़े कि भाई ठीक है भाई पैसे की जरूरत होगी तब यूज़ करेंगे, अरे भैया वो पैसा बेकार भी तो पड़ा आपका, ये भी तो सोचो, उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हो आप। तो ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा भी, मतलब हमारे पास अगर हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लिया वो भी बेकार है। आधे से ज़्यादा या तो ख़राब हो जाएगा, या हो सकता है कि भाई प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाए, भाई अभी महंगा है बाद में सस्ता हो जाए, फिर आपको लगा अरे यार फायदा करने के चक्कर में घाटा हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसी भी चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई अभी खरीद लो बाद में नहीं मिलेगा, पर चलो उससे बढ़िया ट्रेंड मार्केट में आ गया, फिर आपको लगेगा भाई हम तो आउटडेटेड हो गए, ठीक है। तो ये फ़ोन के चक्कर में तो हमेशा ऐसा होता है। भाई आपने कोई सेलफोन खरीद लिया तो उसमें क्या रहेगा आपका कि जैसे मान लो आपने कोई सेलफोन खरीदा, फिर आपको लगेगा कि भाई 2-3 दिन के बाद ही एक खबर आ जाएगी कि भाई इस कंपनी ने नया नया फ़ोन लॉन्च कर दिया, फिर लगेगा है दिल पे पत्थर गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अगर हम मान लो पहले से ही हम रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं या पहले से ही हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो ज़्यादा स्टॉक करना भी हमारे लिए बेकार है। जितना ज़रूरत है उतना आप खरीद लो,
फिर चीज़ें आपको लगेंगी कि भाई जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप करते रहो। ठीक है, तो ये हमारे जो डिविडेंड वगैरह इन सब चीज़ों पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस वगैरह है इन्वेस्टर को, क्योंकि अगर आप डे टू डे ढंग से मैनेज कर पा रहे हो तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड वगैरह के फॉर्म में अपना पेमेंट कर पाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर होगी इससे, और इससे अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। वर्किंग कैपिटल रहेगी तो प्रोडक्शन रहेगा, प्रोडक्शन रहेगी तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ढंग से नहीं है तो हम जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वगैरह है वो अपनी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हमने अगर कोई लोन वगैरह लिया है तो वो भी हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम पैसा रहेगा, अब मान लो लोन की पेमेंट तो हमें टाइम पे करनी है, अब हमारे पास खुद के पास पैसा आएगा तब हम लोन की पेमेंट करेंगे। अब हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं आ रहा तो हम कैसे पेमेंट करेंगे? देखो कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे ज़िंदगी में जिनकी लाखों की कमाई है लेकिन फिर भी उन्हें मैनेज करना नहीं आता कि भाई कब कहाँ पे कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, कब कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कहाँ पे क्या खरीदना चाहिए। पता चले लाखों की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, फिर रोते हैं कि भाई इसमें पेट्रोल कैसे भरवाएं। ठीक है, तो आपको जो है उसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई कब कहाँ पर कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। देखो वही ऑपरेटिंग साइकिल मैंने यहाँ पे बताई है। आपके पास कैश है, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड, फिनिश गुड से फिर आपका रिसीवेबल, और रिसीवेबल से फिर आपका कैश। इसको ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल भी बोलते हैं। यही साइकिल हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मान लो कैश से मेरा रॉ मटेरियल मेरा जो है लेट से 10 डेज में आया, और रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में मेरे 10 डेज लग गए, और वर्क इन प्रोग्रेस से इसमें मेरे 15 डेज लग गए, और फिनिश गुड से रिसीवेबल 30 डेज में मेरा आपका आया, और 30 डेज में मेरे पास पेमेंट आई। तो यहाँ से मैं पूरी अपनी जो साइकिल है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई मेरा कितना टाइम पीरियड लगेगा मुझे अपना वो करने में। ठीक है, आपने जितना भी ये साइकिल है इसको आप कंप्लीट कीजिए, उसको आप काउंट कीजिए, इसमें से वो टाइम पीरियड माइनस कर दें जो सप्लायर ने आपको दिया था। मान लो सप्लायर ने आपको 10 दिन का टाइम दिया था, तो आप एंटायर साइकिल में से 10 दिन माइनस कर दो तो आपको नेट ऑपरेटिंग साइकिल पता चल जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल तो ऐसे ही निकलेगी, लेकिन अगर आपको नेट निकालनी है ये इससे ग्रॉस निकलती है। यहां से जो निकलेगी वो ग्रॉस निकलेगी, ग्रॉस में से आप वो टाइम पीरियड माइनस कर दें जो सप्लायर ने आपको दिया था। ठीक है, मान लो 10 दिन ये हो गए आपके। हाँ देखो 10 डेज, और 10 डेज कितने हो गए? 20 डेज, 20 और 15 35, 35 और 30 65, 65 और 30 95। ठीक है, अब लेट्स से आपको जो है 15 डेज का टाइम पीरियड जो वो उसने दिया था आपको सप्लायर ने, तो आप इसमें से माइनस कर दो, 80 डेज की आपकी साइकिल हो गई। तो इससे हम जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस इसलिए कि जैसे आपको देखो, जैसे आपने 30 डेज का टाइम पीरियड दिया था ना कस्टमर को, ऐसे ही हो सकता है कि सप्लायर ने भी आपको क्रेडिट पे सामान दिया हो और उसने बोला कि भैया 15 दिन में मुझे पेमेंट कर देना, तो उसका टाइम पीरियड भी तो आपको भी तो मोहलत मिली है ना। तो वो जो आपका जो फेज था आप उसको आप वहां से माइनस कर दे तो आपको नेट पता चल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल का आप ध्यान रखना, इसमें दो चीजें ध्यान रखना। एक तो कैश टू कैश साइकिल होती है हमारी, आपके कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड, और फिनिश गुड से रिसीवेबल, और रिसीवेबल से कैश। अब मान लो मेरा रिसीवेबल है ही नहीं, मैंने फिनिश गुड को डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई ये वाली जो साइकिल है मेरी, ये वाला स्टेप हट जाएगा। मैंने पेमेंट मतलब सामान दिया, उसने मुझे पेमेंट कर दी, तो मेरी कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेरी यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो साइकिल है वो उसके हिसाब से चलती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका जो है स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं? वर्किंग कैपिटल को पहले आप समझ लो इसको, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लेना आप इसको। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल को दो बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वैल्यू बेस्ड और एक होता है टाइम बेस्ड। वैल्यू बेस्ड होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। कई बार इससे ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत भारी भरकम वर्ड्स हैं, इनसे टर्म्स को पूछता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस, आपको 3-4 ऑप्शन देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से मैच करो। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, या स्टेटमेंट में देगा तो बोलेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज दिस वेयर एज नेट वर्किंग कैपिटल इज दिस। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहां पर आती है। वैल्यू का मतलब है अमाउंट, और टाइम मतलब पीरियड, मतलब कितने टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है आप इसको समझ लो पहले। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स हैं उसका टोटल कर दो, क्या हो गया हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर आपसे ग्रॉस पूछता है तो ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, हम नेट पे आ जाएंगे। आप अपने खर्चे माइनस कर दो उसमें से, नेट में आ जाओगे। अगर करंट लायबिलिटी ज्यादा है आपकी करंट एसेट से तो नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, नेट, क्योंकि नेट है, क्योंकि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ही हमें माइनस कर रहे हैं उसमें से, नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अगर नॉर्मल है, करंट एसेट ज्यादा है, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपका क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है। हम जो कोई वर्किंग कैपिटल पूछते हैं तो हम किसी को ये नहीं बताते टोटल ऑफ करंट एसेट्स, हम डायरेक्टली बताते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वी आर वेरी एडवांस, तो हम पहले से ही अपने खर्चे माइनस कर देते हैं, राइट। तो वहां पे आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। ये चीज समझ आई दोनों में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, परमानेंट का मतलब होता है फिक्स, वो पैसा जो आपको चाहिए चाहिए, वो पैसा जो आपको चाहिए चाहिए। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट यू हैव टू रिक्वायर्ड और कीप ऑलवेज एट एनी टाइम। इतना पैसा आपको चाहिए चाहिए, इट इज अ नॉर्मल लेवल जो आपको मेंटेन करना ही करना है। अब इसके बाद रह गया टेम्परेरी। परमानेंट से ऊपर जो रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, किसी मंथ में आपका ज्यादा रहेगा, किसी मंथ में आपका कम रहेगा। बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आ गई, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गया, उसकी वजह से जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर नीचे अप डाउन जा रहे हैं, वो सारा आपका क्या जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट जो आपको चाहिए वो परमानेंट, और उससे ऊपर जो ऊपर नीचे चाहिए वो आपका टेम्परेरी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, टोटल वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अब आप इसको एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको। ये वो पैसा है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मेरे बिजनेस में फ्लक्चुएशन हो रही है। देखो ये मान लो मेरा 20 है, इससे ऊपर मैंने जितना चला, मान लो ये मेरा 15 हो गया, तो इस मंथ में मेरा कितना हो गया 35। यहां पर आके डाउन हो गया, तो इस मंथ में मेरा मान लो ये 20 है तो 2 और हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। तो ये आपका घटता बढ़ता रहता है। अब आप ऐसे समझो, मान लो किसी घर का खर्च, मतलब आपका घर का जो नॉर्मल खर्च है वो 20,000 रुपीज़ है। अब हर महीने तो 20,000 से काम नहीं चलेगा। अब हो सकता है भाई किसी महीने आपकी एनिवर्सरी आ गई, या आपका बर्थडे आ गया, या आपके फादर का बर्थडे आ गया, घर में कोई फंक्शन हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी में मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया, या फिर मान लो कुछ और इमरजेंसी आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस मंथ मतलब जो है बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बूस्टअप हो जाएगा। तो उस मंथ देखो 20 तो आपके नॉर्मल कंडीशन में लगेंगे, उससे ऊपर जो रहेगा वो आपका रहेगा। अब शादियां हर महीने तो होंगी नहीं, खर्चे हर महीने तो नहीं होंगे, किसी महीने ज़्यादा हो तो किसी महीने कम होते हैं। अब मान लो किसी महीने आपको MBA की फीस भरनी है तो उस महीने पर खर्चा ऊपर चला जाएगा, दैट इज योर टेम्परेरी। ठीक है, तो वो आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आपका चलता रहता है। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो हम नेट पे आ जाएंगे। वो पैसा जो आपको परमानेंट चाहिए चाहिए, आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो परमानेंट से ऊपर चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशन होने की वजह से, मतलब जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपका टेम्परेरी। क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई इतनी ही चीजों की हमें जरूरत है? हम तो ये भी नहीं बता सकते शाम को हम कितनी रोटी खाएंगे, डिपेंड करेगा हमारी भूख कितनी है। भूख ज़्यादा हुई तो ज़्यादा खाएंगे, कम हुई तो कम खाएंगे। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में क्या करोगे, अगर भाई ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसा चाहिए, कम फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो कम पैसा चाहिए। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमें जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर परमानेंट को रिजिड, फिक्स, रेगुलर, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो कि हमारा ये बताता है कि भाई वो हमारा अमाउंट चेंज नहीं होता है, अक्सर वो हमारा फिक्स आपका रहता है। ठीक है, इसमें जल्दी से आपका जो है जनरली आपका चेंज नहीं होता है। और ये जो है जैसे सीजनल, वेरिएबल, टेम्परेरी, फ्लेक्सिबल, इसको कई नाम से हम जानते हैं। तो वो पैसा जो हमारा कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब हाई डिमांड होती है, जब बिजनेस हमारा पीक पे होता है, हाई डिमांड होती है, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। बिजनेस हमारा लो पे है तो उस टाइम पे हमें कम पैसा चाहिए। अब जैसे मान लो मेरा कोई पार्टी हॉल है, शादियों के सीजन में मेरा पैसा ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल टाइम पे फ्लक्चुएशन मेरा होता रहेगा। ठीक है, अब आप पीक टाइम पे कोई होटल बुक करोगे तो महंगा पड़ेगा, नॉर्मल टाइम पे करोगे तो 50% से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आपकी ये रह जाती हैं। लेकिन अब होता क्या है, अब जैसे मान लो भाई मैंने जो सेटअप कर रखा है, उसकी लाइटिंग वगैरह ये जो सब है, उसका खर्चा तो मुझे पे करना ही करना है। ठीक है, वो तो मुझे करना ही करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस टाइम पे शादी रहेंगे उसी टाइम पे मैं लाइट जलाऊंगा, वो तो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। तो इतना मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे, मेरा उस टाइम पे भी चीज़ें चले जब उस पर कोई चीज़ें मेरी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल जब आप करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो आपको थ्रू आउट द ईयर हमें चाहिए ही चाहिए, वो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो आपकी टेम्परेरी रहती है, फ्लक्चुएट करती है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सीजन। ठीक है, टाइम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, ओके। जैसे ये हमारा एक नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है, जैसे ये हमारी परमानेंट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। इतना पैसा तो आपको देखो, चाहे बिजनेस आपका चले चाहे ना चले, पर इतना पैसा तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। इससे ऊपर डिपेंड करेगा बिजनेस में किस तरीके की फ्लक्चुएशंस हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस है हमारी, ये इस तरीके से चाहिए। ठीक है, ये है एक नॉर्मल फर्म का ग्राफ। अगर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी ये फ्लक्चुएशंस भी ग्रो करेंगी। ऑब्वियस ही बात है, जैसे जब मैं प्रोडक्शन 10,000 की कर रहा हूं तो 10,000 के हिसाब से रहेगा, प्रोडक्शन में 50,000 की करूंगा तो 50,000 के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रहेगी। अगर मेरी डिक्लाइनिंग फॉर्म है तो ये जो चीज़ें हैं वो भी मेरी डिक्लाइन होती चली जाएंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो मिनिमम अमाउंट, अच्छा इसने जैसे मान लो ये 4 टर्म दे दी आपको ग्रॉस, जैसे मान लो एक जगह जैसे आपको मैचिंग दे दी, यहाँ पे दे दिया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दी और आपको बोल दिया भैया इनको मैचिंग करो। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कई बार एक कोई टर्म उठा देगा और टर्म उठा के बोल देगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, या आंसर दे देगा डैश इज द वर्किंग कैपिटल इन विच यू हैव, इट इज द मिनिमम अमाउंट दैट अ बिजनेस नीड टू मेंटेन ऑलवेज एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज। उसमें ऑप्शन देगा आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, या हो सकता है कि टेम्परेरी की जगह सीजनल वर्किंग कैपिटल दे दे आपको। तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इन चीज़ों को आपको जो पॉइंट है वही जो सटीक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर माइंड में रखनी है। ठीक है, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हमारी क्या हो गई, जो एडिशनल कैपिटल जो आपको इसके अलावा जो पैसा चाहिए वो हमारा क्या हो गया, एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो हमें इसके अलावा चाहिए वो हमारी हो गई टेम्परेरी। बिजनेस चलेगा तो वो लगेगी, नहीं चलेगा तो नहीं लगेगी। जिस तरीके से हमारी फ्लक्चुएशंस रहेंगे बिजनेस में उस तरीके से ये चीजें हमारी इसमें आएंगे। ये हमारा डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी, और इस तरीके से पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कम रहेगा ज्यादा रहेगा, किस तरीके की चीजें रहेंगे। तो वही चीजें हमारी यहाँ पर रहती है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। जब इनको क्वेश्चन नहीं मिलता है ना तो वो ऐसी चीजों को स्ट्राइक करता है जो चीजें हमें पता होते हुए भी नहीं पता होती हैं। कई बार हमसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो करंट एसेट्स है। अब कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये हमारी करंट एसेट्स है या नहीं है। कई बार नहीं पता होती है चीजें। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि सिंपल सी चीज है, कोई हमसे डेबिट क्रेडिट पूछ ले। अब अगर हम इस एज पे आके डेबिट क्रेडिट गलत करेंगे तो बंदा बोलेगा भैया मतलब एक बात बताओ कि तुमने 2 साल 11th 12th करी, 3 साल तुमने ग्रेजुएशन करी
और 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल तुमने पीजी करी, अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि डेटर कौन होते, क्रेडिटर कौन होते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार ऐसी चीजें मतलब उसमें नहीं आती हैं, ठीक है। कई बार लेंडर और बोरोवर में चीजें नहीं पता होती है, कई बार लोगों को नहीं पता होता लेंडर कौन होता है, बोरोवर कौन होता है। कई बार होता है कि लैंड मनी टू दिस, आरबीआई लैंड मनी टू दिस, तो वहां पे यही कंफ्यूजन रहती है कि आरबीआई पैसा दे रहा है या आरबीआई पैसा ले रहा है, ठीक है। बिल्कुल आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, आपको मैं कह रहा हूं ना, आपको 30 to 35% पेपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें स्टेटमेंट देगा आपको, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो वर्किंग कैपिटल है टोटली हमारा किस पे बेस्ड है, या तो करंट एसेट्स पे बेस्ड है और करंट लायबिलिटी, दो चीजों पे बेस्ड रहता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर हमें जिसको यूज करना पड़ता है, किस चीज के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर उसको पे ऑफ करना पड़ता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे इन्वेंट्री है या इसको स्टॉक, इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमर स्टोर, फिनिश गुड, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इसमें आएंगी। ये सारी चीजें मैं अभी जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी ये चीजें दोबारा से रिपीट होंगी, ठीक है। सनरी डेटर्स, डेटर्स भी हमारे जो वो करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेटर्स से हमें पैसा मिलेगा, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, जिनको हम पेमेंट करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर आपके जो है वो लाइबिलिटी है। डेटर्स हमें पैसा देंगे तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गए, एसेट हो गए, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो हमें पैसा मिलेगा, प्री पेमेंट हमने एडवांस कहीं पेमेंट कर दी है तो वो हमारी आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सारी हमारी क्या है, करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा क्रेडिटर, पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस जो आपको पेमेंट करनी है अभी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, वो पैसा जो एक तरीके से उधारी के तौर पर हमें मिला, ये किसको मिलता है, ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है कि आप अपनी लिमिट से थोड़ा बहुत एक्सेस पैसा जो है वो अपना जो रेपुटेड कस्टमर होते हैं उनको ये बैंक जो है फैसिलिटी देता है कि आप अगर लिमिट से ज़्यादा जितना भाई आपका नॉर्मल वो है उससे भी ज़्यादा अगर आप अपना देते हैं तो उसका हम आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। बैंक लोन, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म है, प्रपोज डिविडेंड मतलब जो आपने अभी देना है, प्रपोज कर दिया है आपको देना है, ठीक है, आपने बोल दिया कि भैया दे देंगे, कब दे दोगे, दे दा के ख़त्म करो ताकि इसमें से हमारा नाम कट जाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन है कोई, टैक्स पेमेंट ड्यू है कोई, ठीक है। जितने भी हमारे ड्यू आउटस्टैंडिंग जितनी भी हैं वो सारी हमारी लाइबिलिटी हैं, प्रीपेड जितना भी है वो सारा हमारा, ठीक है। तो कई बार ऐसी से छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछ लेता है कि भाई कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, कौन सी चीज़ें हमारी इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। सबसे पहले चीज़ है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब वो हमारा साइज में आ जाएगा। नेचर का मतलब है हमारा जैसे जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है या हमारा ट्रेडिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा ज़्यादा पैसा चाहिए, ट्रेडिंग का काम रहेगा कम पैसा चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग में हमें मैन्युफैक्चरिंग तो करनी नहीं है, प्लांट वगैरह तो हमें लगाना नहीं है, तो बस खाली यहाँ से उठाया वहाँ कर दिया, वहाँ से उठाया वहाँ कर दिया, तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। साइज ऑफ द बिजनेस स्मॉल लेवल पे है तो आपको कम पैसा चाहिए, बड़े लेवल पे है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसी है, जितना प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ही पैसा आपको ज़्यादा चाहिए। इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, कम एसेट चाहिए तो आपको कम पैसा चाहिए। अगर कोई प्रोसेस अब मान लो जैसे शिप बनाने का काम है आपका, एयरक्राफ्ट बनाने का काम है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको ओवरनाइट तो बनता नहीं है, इसमें बहुत टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक चीज़ खराब पूरा हमारा जो बिजनेस है वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब जैसे टरबाइन बनाए हैं आपने, जनरेटर बनाए हैं, एसी वगैरह हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहती है, तो जितना बड़ा आइटम रहेगा आपका उतना ही मतलब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टरबाइन वगैरह बनाए हैं, कोई आपने बड़ी हैवी मोटर्स बनाई हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रही है। अब जैसे पेंसिल बनाऊंगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, बहुत कम आएगी। अब मान लो मैं जनरेटर बनाऊंगा, एसी बनाऊंगा, रेफ्रिजरेटर बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। धूप बत्ती अगरबत्ती ये छोटी मोटी चीज़ें बनाऊंगा तो इसके पैसा कम, मुझे कम चाहिए। अब मैं कोई बड़ी चीज़ बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आप ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल
ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब मेरी नॉर्मल लाइफ है तो ठीक है भाई, जैसा काम चल रहा है वैसा तो चलता ही रहेगा। अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में सोचूंगा तो मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, टर्म्स ऑफ द परचेज एंड सेल्स। सप्लायर ने आपको बोल दिया भैया क्रेडिट का तो हमारे यहाँ नाम ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में क्रेडिट नाम का वर्ड तो है ही नहीं। अब आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। आपने कस्टमर को बोल दिया भैया हम क्रेडिट नाम का उधार हमारे यहाँ बंद है, अगली बार वो भी आना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ से बहुत डिपेंड करता है। आपने बोल दिया अरे भाई साहब आप कौन तो कहीं भागे जा रही हैं, पड़ोस वाली गली में, तो मैं आपके घर से ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परचेज और सेल्स के टर्म्स एंड कंडीशन पे भी आपका डिपेंड करेगा। आपने बोल दिया ठीक है भैया क्रेडिट अलाउ है, 0% फाइनेंस आर अवेलेबल, कहीं का भी आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन से आपका जो बिजनेस की जो सेल्स है वो आपकी बढ़ जाएगी। आपने बोल दिया ओनली कैश इज एक्सेप्टेड, नो कार्ड आर एक्सेप्टेड। ठीक है, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल हमारी कैसी है, बिजनेस में हमारा बूम, डिप्रेशन और ये जो चीज़ें चल रही हैं, हम कौन सी स्टेज पे हैं, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है, हम कौन से बिजनेस की स्टेज पे हैं। तो वहाँ पर हमारा जो बिजनेस है, इंट्रोडक्शन में बहुत पैसा चाहिए आपको, ग्रोथ में पैसा आने लग जाएगा तो हो सकता है थोड़ा पैसा आपको कम चाहिए। तो इस तरीके से हमारा, फिर आपको डिक्लाइन में पैसा चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बिजनेस को बंद कर दें क्या, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपका वर्किंग कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। मैच्योरिटी में पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको या तो भाई आपको बिजनेस कंपटीशन बढ़ेगा उस टाइम पे और आपको हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे अपने अपना वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी क्या है, छोटी है, कम पैसा चाहिए, बड़ी है, ज़्यादा पैसा चाहिए। किसी की ऑपरेटिंग साइकिल ही 6 महीने की है, एक बार पैसा आएगा, 6 महीने तक आपको पैसा लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर ये चीज़ें बहुत उस पर डिपेंड करेंगी। रेट ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कैसा है आपका, टर्नओवर अगर अच्छा है तो कम पैसा चाहिए, और उसमें टर्नओवर किस तरीके का है आपका तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैश रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीजनल वेरिएशन कैसा है, सीजन के टाइम पे ज़्यादा पैसा चाहिए, ऑफ सीजन के टाइम पे कम पैसा चाहिए। कैसे, कोल्ड ड्रिंक है, अपने सीजन के टाइम पे ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि उस टाइम पे डिमांड उसकी ज़्यादा रहेगी। अब धीरे धीरे सर्दी आती जाएंगी तो उसमें हमारी जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देंगे या मर जाएं पर कोल्ड ड्रिंक जरूर पियेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मतलब डिमांड इनकी कभी भी बंद नहीं होगी। आपका जैसे आइसक्रीम है, हम ये कहते हैं कि सर्दियों में लोग आइसक्रीम कहाँ खाते हैं, लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, अपना अपना टेस्ट है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट कैसी है भाई, आपको मतलब लीगल रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ बोल दिया कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है, भाई आपको कितनी करंट एसेट्स, इतनी करंट लायबिलिटी आपको रखनी है तो वो आपको रखनी ही रखनी है। उनको बोल दिया कि भाई ये बढ़ा दो तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी, घटा दिया तो घटानी पड़ेंगी आपको, तो उसका भी आपको फर्क पड़ेगा। टैक्स पॉलिसी बढ़ गई, टैक्स रेट बढ़ गया आपका, तो आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ द सप्लाई, ठीक है, मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट कंडीशन से क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया भाई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोरोना का टाइम था, मार्केट में डिमांड ही नहीं थी भाई, सप्लाई ऑटोमेटिकली मतलब आपका जो उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। अब मान लो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आपको उसके हिसाब से मतलब जो सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेंगी। कोरोना के टाइम पे आपके जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं सबकी डिमांड पीक पे थी, लोगों को लग रहा था पता नहीं कब चीज़ें बंद हो जाएंगी, हाय तौबा मचा रहे थे मतलब लोग, तो वहाँ पर उस टाइम पे उनकी डिमांड, एम्बुलेंस है, मास्क हैं, और तो मास्क वगैरह जो हैं आपके, सैनिटाइजर्स हैं, और आपकी जो असेंशियल आइटम है उसमें मतलब एक जो N95 मास्क मतलब 300 400 500, हमारे भैया मास्क बेच रहे हो, कंबल बेच रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इस पे ऊपर डिपेंड करता है। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस न्यू है तो इतनी जल्दी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर पुरानी कंपनी है तो आप बताते हो ना सिंस 1992, सिंस दिस, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, हमको नए थोड़ी है मार्केट में। ठीक है, तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे अग्रवाल है, बीकानेर है, हल्दीराम है, आज की कंपनियाँ थोड़ी हैं, बाटा है, आज की कंपनी थोड़ी है, गोदरेज है, वॉलफुल है, आज की कंपनी थोड़ी है, HUL है, HP है, डेल है, तो आज की कंपनी थोड़ी है, बहुत पुरानी कंपनियाँ ये। ठीक है, लोग इस पर आज भी ट्रस्ट करते हैं।
ठीक है। तो जितना आजकल जो नई कंपनियां हैं उन पे इतनी जल्दी नहीं करते हैं, ओप्पो वीवो वगैरह इन पे नहीं करते लोग, आज भी नोकिया पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि मतलब नोकिया का पुराना हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप ओल्ड एज के पर्सन को देखो तो उनको ये कहता है अरे बेटा अब वो पुराने वाले फ़ोन नहीं आते अब, जिनको पटक पटक के मारो फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इससे ये भी डिपेंड करता है, जैसे मान लो एक नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, अब मान लो मुझे कोई फ्लैट लेना है, आप इसको ऐसे समझना, मुझे फ्लैट लेना है, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर का लूँगा तो महंगा पड़ेगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का महंगा पड़ता है। आप जितने फ्लोर ऊपर जाओगे तो वो उतना उसके हिसाब से मतलब जो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता होता चला जाए, क्योंकि उतनी ऊपर के लोग मतलब कम लेना प्रेफर करते हैं। मतलब देखो, पहले वाला जो फर्स्ट फ्लोर आपका रहेगा ना, वो फर्स्ट फ्लोर आपका महंगा रहता है, सेकंड फ्लोर फिर धीरे धीरे कम होता चलेगा, एक जो सबसे टॉप फ्लोर होगा वो महंगा मिलेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको वहां पे फिर आपको बालकनी मिल जाती है ना, मतलब ऊपर का जो टैरिफ है वो टैरिफ वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि भाई एक एडवांटेज हमें वहां मिल जाएगा, अब ये नहीं पता कि उसके लिए आपको 35 मंजिल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो रहती है। अच्छा, एक है आपका 3 साइड ओपन है, तो वो आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, अब एक है आपका, मान लो मैं, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत पॉश एरिया है, ठीक है, साउथ एक्स जो है जाना माना एरिया है, ग्रेटर कैलाश है, और तुम्हारा जैसे हौस खास है, मतलब ये थोड़े ऐसे एरिया हैं, जैसे लाजपत नगर है, दिस इज ऑल्सो कॉस्टली समथिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे अगर मैं कोई शॉप लूँगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो महंगी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई शॉप लूँगा तो वो नॉर्मल सी शॉप भी मेरी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर वही मैं नॉर्मल किसी कॉलोनी में लूँगा तो वहाँ पर मेरी सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर मुझे लैक्स में पड़ेगी, लैक्स लैक्स तो रेंट रहेगा यहाँ पे, खरीदना तो बहुत दूर की बात है, इतना तो इनका रेंट रहता है। पीजीज देख लो। ठीक है, तो मतलब वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से मतलब वो पड़ता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी यहाँ, एरिया के लोकेशन के हिसाब से। बोलता भाई साहब कहाँ खड़े हो, सीपी में खड़े हो आप, क्या करें तो क्या जान निकाल के दे दें। ठीक है, तो वही चीज़ें आपकी डिपेंड करती है, मतलब आपकी कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे आप चीज़ों को वो कर रहे हो। जैसे डोमिनोज है, अगर आप फ्रंट पे कहीं पर रहेगा, मेन लोकेशन पे रहेगा तो महंगा रहेगा, अगर आप थोड़ा सा आउटर अंदर पे जाके है तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी लोकेशन पे तो खोलेंगे नहीं, उनका चलेगा ही नहीं, अरे भैया गली में जाके 3 गली छोड़ के अंदर कौन जाके वो लेगा। ऐसे ही आप अपने, अगर आप अंदर गली में फ्लैट लोगे तो सस्ता पड़ेगा, बाहर लोगे तो महंगा पड़ेगा। आप गलियों के जितने अंदर जाओगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, और बाहर मेन रोड पे लोगे तो उतना ही आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस पे हमारा डिपेंड करता है कि हमारी लोकेशन वगैरह कैसी है, लोकेशन का भी हमारे उस पर फर्क पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि अप्रोचेज हमारी क्या होती है। ठीक है, देखिए 3 तरीके के अप्रोचेज आती हैं, मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और आपके एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, 3 तरीके के अप्रोच है। पहले मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ये अप्रोचेज बताती क्या है, ये अप्रोचेज ये बताती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इससे ऊपर मेरी टेम्परेरी। लड़ाई मेरी इस चीज की है कि ये तो मैंने बोल दिया कि भाई इतना पैसा मुझे परमानेंट चाहिए और इतना पैसा मुझे टेम्परेरी चाहिए। मैंने बोल दिया 30,000 रुपये मुझे परमानेंट चाहिए और 20,000 मुझे टेम्परेरी चाहिए, टोटल मुझे 50,000 रुपये चाहिए। लड़ाई है इस चीज की, वो 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे और वो 20,000 रुपये कहाँ से आएंगे, इसी चीज की मेरी लड़ाई है। अब 3 अप्रोच 3 तरीके के चलती हैं, समझ रहे हैं आप इसको। ये अप्रोचेस का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि ये अप्रोचेस बेसिकली बताएंगी क्या। ये अप्रोचेस ये बताएंगी कि इनमें जो मैं पैसा लगाऊंगा वो कहां से लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा वो तो मुझे पता चल जाएगा, अब वो पैसा मैं कौन से सोर्सेज से लूंगा, यहां पे सोर्सेज की लड़ाई है। इसमें जो पैसा लूंगा मैं वो कहां से लगाऊंगा, कोई कहता है शॉर्ट टर्म लगाओ, कोई कहता है लॉन्ग टर्म लगाओ। अब इनमें इसी चीज का मेरे पास सॉल्यूशन ये अप्रोचेस लेकर आई हैं। ठीक है, मैचिंग और हेजिंग, कंजर्वेटिव और आपके एग्रेसिव। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैचिंग और हेजिंग। मैचिंग और हेजिंग अप्रोच हमारी ये कहती है कि
जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, आप वैसे ही सोर्सेज से पैसा लगा दो। परमानेंट की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से पैसा लगाओगे। मैंने सोर्सेज ऑफ फंड बताए थे आपको, तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है वहां से आप पैसा लगा दो। किसमें? परमानेंट वाले में। परमानेंट को आप फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म सोर्स, मतलब जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वहां से आप पैसा लगा दो, ठीक है। और उसके ऊपर का जो है वो आप जो है शॉर्ट टर्म से लगा दो। मतलब टेम्परेरी शुड बी फाइनेंस विद शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म। यही चीज इन्होंने बताई, मैचिंग और हेजिंग अप्रोच। चाहे चाहे रंजन बाद में ले लूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी इन्होंने बताई कि इन्होंने बोला कि भाई आपका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको आप किससे करोगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और जो बाकी का जो टेम्परेरी है उसको आप किससे करोगे? शॉर्ट टर्म से, ठीक है। तो ये चीज इनकी यहां पर वो रही। नेक्स्ट है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये कहती है, देखो ये है हमारा परमानेंट, ये कहता है यूज ऑफ लॉन्ग टर्म, पहले आप समझ लो, यूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शुड बी मोर एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। कहता है जहां पे आपने 5 साल के लिए पैसा लिया वहां आप 7 साल के लिए ले लो, क्या फर्क पड़ता है? वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको फायदा मिलेगा। भाई लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पड़ जाएगा, वहां पे एडवांटेज मिलेगा आपको, वजह इसके कि मतलब आप शॉर्ट टर्म ने सिक्योरिटी में ले लिया। तो कहता है परमानेंट को तो आप लॉन्ग टर्म से ही करो, कहता है परमानेंट को आप लॉन्ग टर्म से ही करो। अब बचा आपका टेम्परेरी, टेम्परेरी के 2 हिस्से कर दो, कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म से कर दो और बाकी जो मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला है उसको आप शॉर्ट टर्म से कर दो। शॉर्ट टर्म का पैसा आप तब बचा के रखो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जब ज्यादा इमरजेंसी है उस टाइम पे आप बचा के रखो, बाकी तो ठीक है भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। समझ गए मेरी बात को? इसने क्या बोला, परमानेंट तो हमारा किस पे होना चाहिए? लॉन्ग टर्म से ही होना चाहिए। अब बचा हमारा टेम्परेरी, टेम्परेरी के कर दो 2 पोर्शन, कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म से और कुछ पोर्शन जो बच गया वो हमारा शॉर्ट टर्म से कर दो। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है शॉर्ट टर्म से लगा दो, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म को ही जो वो प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़े। अब आई हमारी एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव कहती है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? उन्होंने बोला एक बात बताओ, तुमने 5 साल के लिए लोन ले लिया या 7 साल के लिए लोन ले लिया, 7 साल तक तुम एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, जरूरत है तब भी, नहीं है तब भी। ये सिर्फ एक माइंड का गेम है कि आप अपने आप को कैसे समझाते हो। तो इसने क्या बोला, एक काम करो, जो पहले वाली अप्रोच है ना, इससे पहले वाली जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी कंजर्वेटिव अप्रोच, उसका उल्टा कर दो। उसने बोला शॉर्ट टर्म का पैसा ज्यादा यूज करो, लॉन्ग टर्म का पैसा कम यूज करो। यूज ऑफ मोर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब आप देखो, ये है हमारा परमानेंट। अब इसने बोला टेम्परेरी तो सारा शॉर्ट टर्म से आप करोगे ही करोगे, टेम्परेरी तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर दो। अब बचा आपका परमानेंट, परमानेंट के कर दो आप 2 पोर्शन, एक तो वो पोर्शन जो आप शॉर्ट टर्म से लोगे, एक वो पोर्शन जो आप लॉन्ग टर्म से लोगे। मतलब जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसमें शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म भी आ जाएगा, और टेम्परेरी वाला जो है उसमें सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म रहेगा। तो शॉर्ट टर्म का आपने ज्यादा यूज कर दिया, यहां पर भी यूज कर दिया और यहां पर भी यूज कर दिया, लॉन्ग टर्म का सिर्फ आपने कम यूज करा। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ इतना ही पोर्शन जो वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, बाकी तो आपने जो वो कुछ पोर्शन इसमें मतलब खिचड़ी पका दी, कुछ पोर्शन आपने लॉन्ग टर्म से कर दिया, कुछ पोर्शन आपने शॉर्ट टर्म से कर दिया। इससे पहले वाले में आपने क्या करा था, यहां पे लॉन्ग टर्म, यहां पे शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का प्रपोर्शन ज्यादा है, शॉर्ट टर्म का प्रपोर्शन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। और इससे पहले वाले में लॉन्ग टर्म जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे,
मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है भाई, आप जिसका मतलब इसने बोला अगर आपको 10 साल के लिए रिक्वायरमेंट, तो आप ऐसे सोर्सेज से पैसा लो जिनकी रिक्वायरमेंट आपको 10 साल के लिए है। मतलब 10 साल के लिए आप पैसे इशू कर दो, शेयर इशू कर दो, डिवेंचर इशू कर दो, बॉन्ड इशू कर दो, 10 साल के लिए। वहां पे रिक्वायरमेंट खत्म होगी, उस पर इधर उसकी पेमेंट कर देना, 10 साल तक आराम से पैसा लोगे। अगर किसी की 1 साल की जरूरत है, 2 महीने की जरूरत है, 3 महीने की जरूरत है, आप उसी के हिसाब से जरूरत को फाइनेंस करते रहो। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आती है। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब आपके जो कंपोनेंट है आपके क्या क्या है, इसमें आपकी 3 चीजें आएंगी, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये चीजें हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कह दो कि भाई ये जो है मेन कंपोनेंट जो वो आपके वर्किंग कैपिटल के, इस मतलब वर्किंग कैपिटल में हमें 3 ही चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। एक तो आप कैश को मैनेज करोगे कि भैया अप्रोप्रिएट कैश कितना होना चाहिए आपके पास। दूसरा, रिसीवेबल को मैनेज करोगे क्योंकि रिसीवेबल में भी पैसा फंसेगा आपका। रिसीवेबल में कैसे पैसा फंसेगा, क्रेडिट पे दे दिया, फंस गए, पैसा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आपकी सरदर्दी बढ़ गई। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी पैसा फंसेगा आपका। अगर इन्वेंट्री टाइम पे क्लियर हो गई ओके है, नहीं क्लियर हुई आपकी सरदर्दी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो हमारी आगे के पार्ट में रहेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम लोग आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ये आपके जो कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। सो आपको मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।